हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें आप देखिए, एक ब्लॉक आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम मास का और उस पर 50 न्यूटन का आपने एक ऑब्लिक फोर्स अप्लाई किया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। सरफेस रफ है जहां कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। और आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम ब्लॉक पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम ब्लॉक पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक और बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस बिकॉज इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर हम यहाँ पर इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को देखें तो सरफेस का फोर्स होगा N और ग्रेविटेशनल पुल होगा 50 न्यूटन 5G। अगर मैं इस 50 को रिजॉल्व करूं तो इधर 40 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा और 30 न्यूटन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक मूव करे या नहीं करे, लेकिन जब भी ये मूव करेगा या नहीं करेगा इट डजंट मैटर, लेकिन मोशन होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही होगा। वर्टिकली इट विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगा? उसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो ये सरफेस का कांटेक्ट तो छोड़ नहीं सकता, तो रहना इसको सरफेस पे है। चलेगा या नहीं चलेगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एफएल कैलकुलेट किया, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी एक्सर्टेड। और एफएल की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन 0.6 इंटू 20 एंड दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। इसका मतलब इस पर सरफेस मैक्सिमम 12 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। अब हम ये देखते हैं इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी ऑफ मोशन अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने फोर्स से है। तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉक पर टेंडेंसी ऑफ मोशन 40 न्यूटन फोर्स से अवेलेबल है। टेंडेंसी ऑफ मोशन यहाँ पर जिस फोर्स से अवेलेबल है उस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ब्लॉक हैज टू मूव, यानी ब्लॉक को चलना ही पड़ेगा। और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आपको अलग दिया हुआ है, अगर म्यू के आपको अलग नहीं दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दे रखा है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर म्यू के दिया है तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और म्यू के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 इंटू 20 दैट इक्वल टू 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस 40 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 8 डिवाइडेड बाई 5, एक्सेलरेशन इज 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। 4 सेकंड पर अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a इंटू टी एंड आंसर इज 25.6 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें एक ट्रक दिया हुआ है, ट्रक का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ट्रक की जो सरफेस है उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है। हमें कौन से पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं? नंबर 1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड आल्सो कैलकुलेट द टाइम व्हेन ब्लॉक विल फॉल फ्रॉम द ट्रक। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा और दूसरा ये ब्लॉक ट्रक से कितनी देर बाद गिर जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है नॉन इनर्शियल फ्रेम से। आप जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें रियल फोर्सेस के अलावा सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स कितना लगेगा। तो अगर आप इस ब्लॉक पर लगने वाले सूडो फोर्स को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन जिधर फ्रेम जा रहा है उससे अपोजिट होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4m। ये इस पर सूडो फोर्स लग रहा है जिसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया है, सूडो फोर्स। अब आप देख सकते हैं इस सूडो फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की टेंडेंसी ट्रक के रेस्पेक्ट में पीछे जाने की बनेगी, लेकिन ये पीछे जाएगा या नहीं जाएगा ये हम डिसाइड करते हैं पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके। तो अगर मैं यहाँ पर एफएल कैलकुलेट करूं तो एफएल की वैल्यू आती है म्यू एस इंटू एन, और आपको पता है एन कितना होगा, mg। तो एफएल की वैल्यू आती है 3m, यानी इस ब्लॉक पर मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो है 3m और सूडो फोर्स की वैल्यू है 4m। तो डेफिनेटली सूडो फोर्स डोमिनेंट है, तो ब्लॉक हैज टू मूव विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, चलना ही पड़ेगा। अगर वो चलेगा तो डेफिनेटली उस पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो हम यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें, और काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 2m। अब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ब्लॉक का एफबीडी एन ट्रक की सरफेस से है
ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये सूडो फोर्स है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। सूडो फोर्स डोमिनेट होगा, इससे ट्रक के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन डेफिनेटली आएगा। So acceleration of block with respect to truck will be equal to 4m minus 2m divided by mass m and that equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमारा ब्लॉक का आया है और ट्रक के रेस्पेक्ट में आया है। अब इस ब्लॉक को गिरने के लिए ब्लॉक हमारा ध्यान रखिए पॉइंट साइज का है, यानी हमें ब्लॉक की डायमेंशन गिवन नहीं है। तो ब्लॉक रियर एंड से 4 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इफ ब्लॉक हैज टू फॉल देन इट हैज टू ट्रेवल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ ट्रक। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव मोशन से इक्वेशन SBT इक्वल टू हाफ ABT इंटू टी स्क्वायर। और ये ध्यान रखिए ये डिस्प्लेसमेंट भी ट्रक के रेस्पेक्ट में है और ये एक्सेलरेशन भी ट्रक के रेस्पेक्ट में है। कन्वेंशन का मैंने यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लिया है। आप जानते हैं अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप पीछे कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे तो दोनों प्लस आ जाएंगे। तो SBT इज इक्वल टू 4 and 1/2 acceleration of block with respect to truck is 2 and t square and finally t is equal to 2 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक ट्रक से 2 सेकेंड बाद गिर जाए। हम फ्रिक्शन के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लीजिए। इन द गिवन डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। हमें इस डायग्राम में जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है T1 T2 वो कैलकुलेट करना है। डायग्राम हमें दिया हुआ है, दोनों मासेस 1 किलोग्राम के हैं और ये सरफेस पर जो ब्लॉक्स और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है 0.2, दोनों के लिए सेम है। और एक स्ट्रिंग से ये ब्लॉक हमारा हैंगिंग कंडीशन में है, इसका मास है 0.5 किलोग्राम। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हमने एनएलएम वाला आर्टिकल पढ़ा था और एनएलएम में जब हमने पुलिस सिस्टम पढ़ा था तो उस समय आपको पता है हमने ब्लॉक्स और सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था। लेकिन एक बात हमें ध्यान है कि वहां उस समय हमने पुली के बारे में बोला था कि अगर पुलिस रेस्ट पर है या पुलिस मूवेबल है तो हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने वहां ध्यान रखा था कि अगर हमारी पुली रेस्ट पर है तो हम हमारी पहली इक्वेशन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। वही स्टेप हम यहाँ रिपीट करेंगे, बस फर्क ये कि यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां फ्रिक्शन नहीं था। तो सबसे पहले आप ये देखिए अगर हम यहाँ पर फोर्सेस की बात करें तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल डिवीजन ऊपर होगा, मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है, मेंशन नहीं किया है। इस ब्लॉक पर एंड नॉर्मल डिवीजन ऊपर होगा, ग्रेविटेशनल पुल नीचे होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, स्ट्रिंग्स आर कंसीडर्ड टू बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, सो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन T1, टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम ब्लॉक, तो दिस टेंशन T1 विल बी अवे फ्रॉम 1 किलोग्राम। एक्शन रिएक्शन पेयर है और इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन एज्यूम कर लिया है T2। अब अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें केवल म्यू दिया है ना, म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया है, तो हम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है। तो अगर आप यहाँ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, so that will be equal to 2 न्यूटन और सिमिलरली यहाँ पर भी 2 न्यूटन फ्रिक्शन ही लगेगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करें तो हम सबसे पहले देखेंगे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का वेट 5 न्यूटन होगा। तो आप देख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स 5 न्यूटन है और फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। सो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.5, सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दोनों ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे और साथ में ये भी इसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा टेंशन T1 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपने यहाँ पर को सॉल्व किया, आंसर आता है 2.4 मीटर। अब हमें अगर T2 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम 1 किलोग्राम का एफबीडी बना लें और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 1 और 2 को मर्ज कर दें। तो मैंने यहाँ पर पहले जो सॉल्व किया है इसको इस ब्लॉक के एफबीडी से सॉल्व किया है। तो आप देख लीजिए इस ब्लॉक पर टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर 3, T2, T1 एंड फ्रिक्शन। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा T2 माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको हमने लिखा और सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 4.8 न्यूटन। अगर हम यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स को मर्ज कर दें तो आप जानते हैं दोनों ब्लॉक्स को मर्ज करने पर ये जो बीच में टेंशन फोर्स आ रहा है स्ट्रिंग में ये एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज दिस टेंशन इज external force for individual this block and for individually this block, but when we are connecting both blocks and forming a subsystem then this T will be considered as internal force for the system। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा T2 माइनस टोटल फ्रिक्शन 4, so T2 माइनस 4 इज इक्वल टू टोटल मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, और हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर वापस 4.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ चेन इज L और हमसे पूछा गया है व्हाट शुड बी म्यू मिनिमम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी रहे सो दैट चेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, चेन इक्विलिब्रियम में रहे।
अब अगर आप जानते हैं कि चेन को इक्विलिब्रियम में अगर रहना है तो चेन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चेन का जो हैंगिंग पोर्शन है, अगर हम इसका वेट लें तो ये आएगा m/3 इंटू जी। हमने यहाँ पर जो चेन का मास है वो m एज्यूम कर लिया है, तो चेन अगर 1/3 हैंगिंग सिचुएशन में है तो इसका वेट होगा m/3g। और अगर हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 2/3 mg। और ये ध्यान रखिए, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अपेरेंट एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो चेन कितने एरिया में फैली हुई है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और आपको पता है चेन को अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर रहे चलेगा, ज्यादा रहे तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया देन चेन विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो आप देख सकते हैं FL मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू m/3g। म्यू नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है 2/3 mg, और सॉल्व करने के बाद आता है म्यू ग्रेटर इक्वल टू 1/2। म्यू मिनिमम इज 1/2। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या तो 1/2 रहे और या 1/2 से ज्यादा रहे। और आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 से ज्यादा बढ़ भी जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, एक्टिंग फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले हमने फ्रिक्शन में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंसीडर किया था, चाहे वो आप चेन वाला क्वेश्चन देख लें और चाहे आप ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन देख लें। अब जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमने ब्लॉक्स को इंक्लाइंड सरफेसेस पे कंसीडर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, कंसेप्ट हमारा वापस वही रहेगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, और फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन चेक करेंगे, और फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से हम कंपैरिजन करके ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि ब्लॉक मूव करेगा या ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि ब्लॉक को आपने 10 मीटर पर सेकंड से अप द इंक्लाइन थ्रो किया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ब्लॉक रुकने के पहले कितनी दूरी चल लेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं हमने एंगल ऑफ रिपोज का आर्टिकल पढ़ा हुआ है, और आपको पता है वहां से हमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले याद होते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सीधा आपको फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। आपको पता है ए रिटार्डेशन क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको रिकॉल करूँ तो आप समझ जाएंगे। जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, आपको पता है mg का जो साइन कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा वो भी डाउन द इंक्लाइन होगा, और फ्रिक्शन भी इसके रिलेटिवली जो इसका मोशन ऊपर हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा म्यू mg cos थीटा। तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई m अगर आप करेंगे तो आपको रिटार्डेशन मिल जाएगा, और रिटार्डेशन मिलेगा g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। अब आगे कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपने वैल्यूज पुट की 10 sin 37 प्लस 0.5 10 और cos 37, सॉल्व कर लीजिए आप, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। ए रिटार्डेशन की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिए ये रिटार्डेशन है, इसलिए मैंने यहाँ रिटार्डेशन को हटाकर ए की वैल्यू को -10 कर दिया है, माइनस इस रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज कांस्टेंट। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ब्लॉक फाइनली रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यहाँ पर आपने वैल्यू प्लेस की ए की -10 और सॉल्व करने पर एस की वैल्यू आती है 5 मीटर। इसका मतलब ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ 5 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि वो परमानेंट रुकेगा या टेम्परेरी रुकेगा, हमारे को कैलकुलेशन केवल इतनी करनी है कि वो रुकने के पहले कितना ट्रेवल कर लेगा। तो इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑफ द इंक्लाइन। अब अगर हम ये दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक इंक्लाइन प्लेन आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 53 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। In this question, we have to calculate number 1 force of friction between block and incline, and number 2 acceleration of block, number 3 F minimum required to prevent the block from sliding, and number 4 F minimum required to move the block up the incline। ये 4 पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने हैं। आप देखिए सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर FL कैलकुलेट किया है। FL का मतलब द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपको ये पता लगेगा कि ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग सकता है। तो FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5, आपको पता है n इक्वल टू mg cos थीटा होता है, सो 10g cos 53। अगर हम सॉल्व करें तो FL की वैल्यू आती है 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन इस इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है। हो सकता है इतना लगे या इससे कम लगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकता बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन।
नंबर 2 हमने mg sin थीटा कैलकुलेट किया। अब हम mg sin थीटा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ब्लॉक पर डाउन द इंक्लाइन कितना फोर्स लगेगा। तो अगर आपने mg sin 53 कैलकुलेट किया तो ये आता है 80 न्यूटन। तो अब आप ये देख लीजिए कि ब्लॉक पर डाउन द इंक्लाइन कितना फोर्स आता है 80 न्यूटन, और अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन कितना आता है 30 न्यूटन। तो डेफिनेटली 80 न्यूटन फोर्स डोमिनेंट है, इसलिए ब्लॉक विल मूव डाउन द इंक्लाइन। अब अगर ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया है, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन, बिकॉज जो आपने वैल्यू पहले कैलकुलेट की है वही यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। ब्लॉक की टेंडेंसी रिलेटिवली नीचे है तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन होगा। और साथ में दूसरी बात यह है कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा, उसका रीजन है कि यहाँ पर ब्लॉक मोशन में है। अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो आप ब्लॉक पर देख लीजिए दो फोर्सेज जो लग रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन 80, अप द इंक्लाइन 30। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। और नंबर 3 अगर हम एफ मिनिमम कैलकुलेट करें कि अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक फिसलने से रुक जाए तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ब्लॉक के पास 50 न्यूटन का डिफरेंस है जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर आप इतने ही अमाउंट का फोर्स ऊपर की तरफ लगा देंगे तो ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी ब्लॉक रुक जाएगा। तो अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है तो आप 50 न्यूटन लगा दिए, लेकिन डायरेक्शन उसका ऊपर की तरफ रहे। और चौथा आपको कैलकुलेट करना है एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आपको ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कराना होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक जब ऊपर मूव करने लगेगा तो जो फ्रिक्शन अभी तक ऊपर लग रहा था उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो नीचे की तरफ अब दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक mg का साइन कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन। तो अगर ये 80 और 30 अगर दोनों ऐड कर दें तो डाउन द इंक्लाइन अब टोटल फोर्स आ जाएगा 110 न्यूटन। एंड इफ यू वांट टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन देन अ मिनिमम ऑफ 110 न्यूटन मींस इन दोनों का सम हमें लगाना पड़ेगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई force more than 110 newton, the block will start accelerating, but we are not talking about the acceleration of block, we are talking the minimum force required which is required to move the block up the incline। तो हमें को अगर ब्लॉक को ऊपर की तरफ चलाना है तो हमें केवल 110 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट। फ्रिक्शन में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें हमने ब्लॉक का मोशन वर्टिकल वॉल पर स्टडी किया है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख लें, we have to calculate number 1 force of friction and its direction on the block। हमें ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है और उसका डायरेक्शन देखना है। स्टेप हमारे पास अभी भी वही रहेंगी। सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करें, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करें और उसके बाद ब्लॉक के टेंडेंसी ऑफ मोशन पर स्टडी करें। सबसे पहले आप देखिए इस पर हमने एक ऑब्लिक फोर्स लगाया हुआ है 100 न्यूटन का। इस 100 न्यूटन को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 100 cos 37 दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन एंड दैट इज 100 sin 37 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अगर आप ब्लॉक के वेट की बात करें दैट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। और ये ध्यान रहे कि जो मैंने ये 60 न्यूटन फोर्स यहाँ अप्लाई किया है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास ही जाएगा, यानी आप ये ध्यान रहे कि मैं यहाँ पर टॉपलिंग जैसी किसी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे फोर्सेज जा रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो आप ये देख सकते हैं अगर इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन है तो अगर हम एफएल कैलकुलेट करें तो दिस एफएल विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन 0.6 into 80 एंड दैट इक्वल टू 48 न्यूटन। दिस 48 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल वॉल और ब्लॉक के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन 48 न्यूटन हो सकता है। कितना लगेगा वो हम बाद में देखेंगे टेंडेंसी ऑफ मोशन से। अब हम ये देखें कि इस ब्लॉक पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो आप देखिए 60 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ है और 50 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ है। तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन जो कि वॉल के अलोंग है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी 10 न्यूटन फोर्स से दीवार पर या वॉल पर ऊपर की तरफ जाने की, जबकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 48। तो डेफिनेटली फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उसी फोर्स के बराबर होगी जो उस बॉडी को या उस ब्लॉक को टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा मोशन करने की। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और मैंने इस पर एक ऑब्लिक फोर्स लगा रखा है तो आप ये देख सकते हैं इस ऑब्लिक फोर्स से ये ब्लॉक रुका भी रह सकता है, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर भी मूव कर सकता है और नीचे भी मूव कर सकता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की बन रही है, 10 न्यूटन ऊपर जाने की बन रही है। तो फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी एंड दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर विच विल बी सेल्फ एडजस्टेबल। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और एक रॉड आपको गिवन है। ब्लॉक्स के मासेस गिवन है, रॉड का मास भी गिवन है।
इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट द रॉड ऑफ मास 1 किलोग्राम शुड बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक्स। ये ध्यान रखना, ये ब्लॉक्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगी, अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रहेगी, क्योंकि सरफेस पर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। अब हम सबसे पहले ये देखें कि अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है तो आप जानते हैं इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स यहां होगा Fr1 और जो फ्रिक्शन फोर्स यहां होगा Fr2, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस का सम 1g को बैलेंस करना चाहिए। अगर इन दोनों फोर्सेस का सम इस 1g को बैलेंस कर देगा तो हम बोल सकते हैं कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो आप ये देख लीजिए Fr1 प्लस Fr2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1g। Fr1 इक्वल टू μ1 इंटू n1, n1 का मतलब नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच का, और यहाँ μ2 इंटू n2 ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच का। अब आपको पता है कि जब हमने कॉन्टैक्ट फोर्स का आर्टिकल पढ़ा था एनएलएम के अंदर, तो हम जानते हैं कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर जो फोर्स लगाता है उसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं और नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हम अगर कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करें तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस वाले ब्लॉक ने इस रॉड पर फोर्स लगाया F1 और इसका रिएक्शनरी फोर्स यहाँ आ गया F1। इस रॉड ने यहाँ फोर्स एक्सर्ट किया F2 और इसका रिएक्शनरी फोर्स यहाँ आ गया F2। अगर हम F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वही नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। अब अगर हमें F1 कैलकुलेट करना है तो मैं 1 और 2 किलोग्राम को मर्ज कर देता हूं, तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, इस वाले पोर्शन के लिए बनेगा F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मास होगा 3 और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा F डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम 7। सो F1 विल बी 3F/7। अगर मैं F2 कैलकुलेट करूं तो मास होगा 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन पहले की तरह F/7। सो F2 विल बी इक्वल टू 2F/7। और आपको पता है ये F1 और ये F2 ही नॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करें और उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखें तो 0.7F विल बी ग्रेटर इक्वल टू 70। कैलकुलेशन को डिफिकल्ट नहीं है, इसमें ज्यादा उसमें एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। सो F ग्रेटर इक्वल टू 100 न्यूटन एंड F मिनिमम इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक्स। अगर आप फोर्स इससे ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं फ्रिक्शन बढ़ने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि रॉड ऊपर जाने लग जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है और स्टैटिक में उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना ब्लॉक को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट। अब हम फ्रिक्शन के टॉपिक में डबल ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें ब्लॉक्स के मासेस 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमें इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कैलकुलेट करनी है। लोअर वाले ब्लॉक पर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया हुआ है 18 न्यूटन। अब सबसे पहले आप फ्रिक्शन के डायरेक्शन की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में जब ये वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन पीछे होगा, तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे होगा और उसका रिएक्शनरी फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ होगा। और सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पर सरफेस के लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन को अगर हम कैलकुलेट करें, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 0.3 इंटू 2g यानी 6 न्यूटन फ्रिक्शन होगा। और वो 6 न्यूटन फ्रिक्शन ध्यान रहे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या 6 न्यूटन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यहाँ जो फोर्स लगाया हुआ है ये फोर्स सिस्टम को मूव करने वाले मैक्सिमम फोर्स से कम है या मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है या मैक्सिमम फोर्स के बराबर है। मैं जिस मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूं वो मैक्सिमम फोर्स हम कंसीडर करते हैं जब दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से एक साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करूं तो आप ये देखिए कि अगर मैंने दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए हैं तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन मैंने आगे लिया है। और आप ध्यान रखिए ये इस पर एक्टिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन अभी एफ मैक्सिमम की कर रहा हूँ। तो इस 2 किलोग्राम पर ये 6 न्यूटन फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा और इस 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी अगर बना रहे हैं तो 6 न्यूटन फ्रिक्शन पीछे होगा, 12 न्यूटन सरफेस से पीछे की तरफ होगा और यह हमने एफ मैक्सिमम लिखा है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट what is the maximum value of force up to which both the blocks will move together as a system with common acceleration। तो अगर एक्सेलरेशन कॉमन है तो हमने बोल दिया है 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन 4 किलोग्राम के एक्सेलरेशन के बराबर हो गया है। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन लिखें तो 6/2 और अगर इसका एक्सेलरेशन लिखें तो एफ मैक्सिमम माइनस 18 डिवाइडेड बाय मास 4।
और अगर हमने सॉल्व किया तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू आती है 30 न्यूटन। एफ मैक्सिमम 30 न्यूटन आने का मतलब हो गया कि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ तब तक चलते रहेंगे जब तक आप लोअर वाले ब्लॉक पर 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो जिस इंस्टेंट पर यहाँ पर फोर्स 30 न्यूटन होगा, एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर यहाँ पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन होगा, क्योंकि जब ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ भी फ्रिक्शन लगने वाला लिमिटिंग आ जाएगा। अगर आप इस फोर्स को 30 न्यूटन से ज्यादा भी कर देंगे तो भी ये फोर्स यहाँ पर 6 से आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 6 ही रहेगा। लेकिन बात आती है कि हमने यहाँ जो फोर्स लगा रखा है वो फोर्स 18 न्यूटन है, जो कि 30 जो हमने फोर्स यहाँ लगा रखा है वो 18 न्यूटन है, वो डेफिनेटली 30 न्यूटन से कम है। इससे एक बात प्रूव हो जाती है कि ये दोनों ब्लॉक चलेंगे तो साथ साथ, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो कि सेल्फ एडजस्टेबल होगा और उसकी वैल्यू डेफिनेटली लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की वैल्यू एफ है और इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की वैल्यू एफ है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहे हैं, और लोअर सरफेस से इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन 12 न्यूटन पीछे की तरफ होगा। अब अगर हम दोनों के एफबीडी बनाए तो इस वाले ब्लॉक पर एफ फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा और इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन एफ पीछे होगा, 12 न्यूटन यहाँ है। और हम क्लियर बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में अगर ये फोर्स 18 है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम बराबर होने चाहिए। इसका अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो f डिवाइडेड बाई 2 और इसका एक्सेलरेशन लिखें तो 18 माइनस f माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 2 न्यूटन, और इससे क्लियर पता लगता है कि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन आया है ये डेफिनेटली लिमिटिंग से कम है, बिकॉज इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ ही मूव करेगा, तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है उस सिस्टम के लिए तो इंटरनल होगा, तो उसको तो यहाँ कंसीडर करेंगे नहीं, लेकिन सरफेस से ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल होगा। तो अगर हम सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड दैट इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। दोनों ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेंगे, तो दोनों में से आप किसी भी ब्लॉक से सॉल्व कर लें। अगर इससे सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन आ जाएगा, 2 इंटू 1। और अगर इस ब्लॉक से सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस F माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू 2 न्यूटन आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाकर 18 की जगह 19 कर दूं, 20 कर दूं, 21, 22, 23 करता जाऊं, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक नेचर का है विच इज सेल्फ एडजस्टेबल। और जैसे ही ये फोर्स 30 न्यूटन को अप्रोच करेगा, यहाँ फोर्स एग्जैक्टली फ्रिक्शन का 6 न्यूटन हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते भी हैं तो भी वो फ्रिक्शन उससे आगे नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको 2 दिए जाएं, एक स्टैटिक दिया जाए और एक काइनेटिक दिया जाए, तो अप टू वैल्यू 30 तक तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे अगर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा तो फिर उसके बाद हमारी कैलकुलेशन करने के लिए हमें म्यू के यूज करना पड़ेगा। डबल ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको ये कैलकुलेट करना है कि 6 किलोग्राम का ब्लॉक 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक से कितनी देर बाद अलग हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। क्वेश्चन में जो मैं पैरामीटर्स दिए हैं उसमें हमने अपर वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया है। ऊपर दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है और सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। अब हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलते रहेंगे या हो सकता है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो अगर हम ये चेक करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम पहले एफ मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि एफ मैक्सिमम क्या होगा। एफ मैक्सिमम का मतलब है वो मैक्सिमम फोर्स जब तक दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से साथ साथ चलते रहेंगे। तो अगर मुझे एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो मैं दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर हम 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें और आपको पता है हम एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन भी हम लिमिटिंग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 36.6 इंटू 6G। तो इस वाले ब्लॉक पर इधर मैंने एफ मैक्सिमम कंसीडर किया है, इधर 36, और लोअर वाले ब्लॉक पर इधर 36 फ्रिक्शन होगा और इधर होगा 6 + 10 16.1 इंटू 16G यानी 16 न्यूटन। अब हम चाहते हैं कि एफ मैक्सिमम हमें पता लग जाए कि उस वैल्यू तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, तो हम दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम के इक्वल किया, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा एफ मैक्सिमम माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6 और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें एफ मैक्सिमम मिलता है 48 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि
48 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक अप टू विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आप देखिए हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, 60 न्यूटन, तो डेफिनेटली ये 48 को एक्सीड करता है। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे, देयर विल बी रिलेटिव मोशन, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब उस चीज को समझते हैं। तो अगर आपने ऊपर वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया है तो आप देखिए यहाँ पर 60 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन यानी 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो 36 माइनस 16 मींस 20 डिवाइडेड बाई 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो डेफिनेटली 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा है। अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम with respect to 10 kilogram is equal to acceleration of 6 kilogram minus acceleration of 10 kilogram, that is equal to 4 minus 2 meter per second square, means ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी एक तरह से हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसको गिरने के लिए कुल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, 4 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 किलोग्राम विद रिस्पेक्ट टू 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम विद रिस्पेक्ट टू 10 किलोग्राम इनटू टी स्क्वायर। ये हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रखा है यहाँ पर 4, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू रखकर उसको सॉल्व किया तो आंसर आता है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से आफ्टर 2 सेकंड अलग हो जाएगा, यानी उससे गिर जाएगा।